जैसा कि अभी हमारा हाफ ईयरली मेंटेनेंस कंप्लीट हो गया था, अब हम ईयरली मेंटेनेंस करेंगे। ईयरली मेंटेनेंस में हमको जो हाफ ईयरली मंथली मेंटेनेंस का जो सारा पार्ट था वो सारा तो कवर हो गया ही होगा। उसके बाद में काफी सारी टेस्टिंग इंक्लूड हो जाती है। उसी में सबसे पहला टेस्ट हमारा आता है टेन डेल्टा टेस्ट। टेन डेल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि टेन डेल्टा हमारे से जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर इंसुलेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारी वाइंडिंग का इंसुलेशन, बुशिंग का इंसुलेशन ये टाइम के साथ कम होता जाता है। तो इसको मेजर करने के लिए अपन टेन डेल्टा टेस्ट का यूज में लेते हैं। टेन डेल्टा टेस्ट में क्या रहता है, जैसे हमारा इंसुलेटर है, आइडियल कंडीशन में ये कैपेसिटी की तरह बिहेव करता है, और जब इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें से सिर्फ कैपेसिटी करंट फ्लो होगी। बट इन प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि इसके ऊपर मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल की वजह से इसमें से रेजिस्टिव करंट भी फ्लो करता है। तो जब वोल्टेज सोर्स से अपन ने वोल्टेज अप्लाई करा तो जो IR है वो दो करंट कंपोनेंट में डिवाइड होगी, IC और IR। IC क्या है हमारी? IC हमारी कैपेसिटिव करंट है और IR रेजिस्टिव करंट है। तो आइडियल केस में होता है हमारा, जैसे ये हमारा वोल्टेज का फेज है तो जो कैपेसिटिव करंट होती है वो उससे 90 डिग्री लीड करती है। बट प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, IR भी फ्लो होती है। तो सपोज ये IR जो वोल्टेज के फेज में रहेगी हमेशा, जो ये IR फ्लो हुई है इसके कारण हमारा जो ओवरऑल करंट था वो कैपेसिटिव करंट से एक डेल्टा डिग्री एंगल पे लेग करता है। तो ये जो जितना ज्यादा डेल्टा बढ़ता जाएगा ये एंगल, उतना ही ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टिव करंट बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा ये डेल्टा एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है। और टेन डेल्टा क्या होता है, इसमें अगर अपन लगाते हैं टेन डेल्टा आएगा अपन हमारा IR अपॉन IC, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टिव कंपोनेंट की करंट की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा टेन डेल्टा भी बढ़ता जाएगा। टाइम के साथ साथ क्या होता है कि इंसुलेशन के अंदर हमारी इम्प्योरिटी बढ़ती जाती है, एजिंग होती जाती है, तो जिससे हमारा इंसुलेशन डिटोरेट होता जाता है। तो टेन डेल्टा टेस्ट के माध्यम से अपन जो इंसुलेशन में जो भी डिटोरेशन हुआ है उसका पता लगाते हैं। अब टेन डेल्टा टेस्ट करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मोड रहते हैं। पहला मोड रहता है UST, दूसरा GST, तीसरा GST गार्ड। UST मोड क्या रहता है? अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो भी स्पेसिमेन जिसका अपन टेस्ट करते हैं उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं। GST के अंदर हम ग्राउंड को इंक्लूड करते हैं, और GST विद G के अंदर हम क्या करते हैं कि जो GST मोड है उसमें से जैसे HV टू LV कर रहे हैं और LV को अपन ने गार्ड कर दिया, मतलब कि LV के अंदर से जो कैपेसिटिव करंट फ्लो हो रही है तो उसको अपन एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरीके से हमारे को तीन टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अब टेन डेल्टा टेस्ट के अंदर क्या रहता है कि अपने TDMS के दो टाइप के फॉर्मेट पढ़ने हैं अपने को। TDMS में पहला रहेगा अपना बुशिंग का, दूसरा रहेगा वाइंडिंग का। बुशिंग के अंदर क्या रहेगा, अपनी जो चारों बुशिंग है, जैसे हमारी बुशिंग है HV 1.1, तो टेन डेल्टा टेस्ट किट का पॉजिटिव लीड आपको यहाँ लगाना है और नेगेटिव लीड यहाँ पे टेन डेल्टा पॉइंट रहता है वहां पे लगाना है। और हमको इसके ऊपर 2 kV, 5 kV और 10 kV तीन तरह के वोल्टेज इंजेक्ट करने हैं, और बाद में टेस्ट किट के थ्रू टेन डेल्टा का जो वैल्यू है वो मेजर करनी है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेन डेल्टा की वैल्यू 0.7% से कम होनी चाहिए, लेस देन 0.7%। इसी तरह 1.1 का कर दिया, अपन को 1.2 का करना है, 2.1 और 2.2, इन चारों बुशिंग की वैल्यू लेनी है और इसमें डाटा फीड करना है। उसके बाद में आता है टेन डेल्टा फॉर वाइंडिंग। अब हम वाइंडिंग का टेन डेल्टा टेस्ट करेंगे। वाइंडिंग का टेन डेल्टा टेस्ट ये अलग अलग मोड से जो TDMS को अपने को डाटा एंट्री करनी है। सबसे पहले होता है HV/LV। HV/LV का मतलब है कि आपका जो टेस्टिंग किट का है उसका पॉजिटिव पोर्ट आपने लगाया HV पे, दोनों वाइंडिंग को 1.1 और 1.2 को आपस में शॉर्ट करके, और 2.1 और 2.2 आपस में शॉर्ट करके वहां पे जो ब्लैक वाला LV का पोर्ट है प्रो पे वो लगाया है। ठीक है। इस कनेक्शन में जब आप HV/LV का जो डाटा लेते हैं UST मोड में, इस मोड में क्या होता है, HV और LV के बीच का जो टेन डेल्टा है वो आता है 2 kV, 5 kV और 10 kV पे। जब इसी सेम कनेक्शन में जब GST मोड में लेते हो तो इसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में HV/LV का जो वाइंडिंग का टेन डेल्टा है वो आएगा। अब हम वाइंडिंग का टेन डेल्टा टेस्ट करेंगे। वाइंडिंग का टेन डेल्टा टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1.1 और 1.2 को शॉर्ट करना है, 2.1 और 2.2 को आपस में शॉर्ट करना है। बाद में जो पॉजिटिव रेड प्रोब है किट की वो आपको लगानी है HV साइड, और ब्लैक प्रोब है वो लगानी है LV साइड। अब
अपन इस वाइंडिंग, इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर अपन 3 तरह के टेस्ट करेंगे, यूएसटी, जीएसटी, जीएसटी-जी। जब इस कॉन्फ़िगरेशन में यूएसटी टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको एचवी ऑब्लिक एलवी का टेन डेल्टा मिलेगा, जिसमें अपन ग्राउंड इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब दोनों वाइंडिंग के बीच का जो टेन डेल्टा टेस्ट, जो टेन डेल्टा की वैल्यू है वो आएगी। उसके बाद में जीएसटी मोड की जो वैल्यू रहेगी वो इंडिकेट करेगी कि आपकी जो दोनों वाइंडिंग के बीच का जो टेन डेल्टा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है। और जब जीएसटी जी की बात करें तो इसमें सिर्फ आपका एचवी वाइंडिंग का जो टेन डेल्टा की वैल्यू है वो आएगी, क्योंकि इसमें अपन ने एलवी वाइंडिंग को गार्ड कर रखा है। एलवी जी का मतलब है कि आपने एलवी को गार्ड कर दिया है, एलवी की रीडिंग इसमें नहीं लेनी है। इसी तरह सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या करेंगे, जो अपनी टेस्ट किट की पॉजिटिव प्रोब है रेड वाली, उसको शॉर्ट जो अपनी एलवी वाइंडिंग है उसकी तरफ लगाएंगे, और जो ब्लैक वाली प्रोब है उसको एचवी वाइंडिंग की तरफ लगाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी यूएसटी की वैल्यू आएगी वो हमें देगी एलवी ऑब्लिक एचवी की। इसमें एलवी एचवी का आएगा, उसके बाद में जीएसटी आएगा। इसमें क्या होगा कि एलवी ऑब्लिक एचवी का जो टेन डेल्टा है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसके बाद में जीएसटी जी में क्या होगा कि इसमें अपने एचवी को गार्ड कर दिया है। इसका मतलब जो एचवी के अंदर से जो टेन डेल्टा की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू है जो करंट फ्लो एचवी वाइंडिंग में से हो रही है, उसको ये नेग्लेक्ट कर देगा। इस तरीके से अपने को टेन डेल्टा टेस्ट में परफॉर्म करना है और सारी वैल्यू को मेजर करना है। अब जैसे हमारा टेन डेल्टा टेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो कोई भी वैल्यू 0.7% से टेन डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैपेसिटेंस और टेन डेल्टा का जो भी मेजरमेंट आया है वो अपने को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में थोड़ा एक बेसिक सा थंबनेल है, उसको अपन चेक कर सकते हैं कि अगर आपका यूएसटी एबनॉर्मल है और जीएसटी जीएसटी सही है, उस कंडीशन में इंटर वाइंडिंग इंसुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, मतलब दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई ना कोई इंसुलेशन फेलियर है, ऐसा कोई इशू है आपका। अगर जीएसटी जी एबनॉर्मल है तो वाइंडिंग तो अर्थ में कोई इशू हो सकता है। उसके बाद में अगर आपका जीएसटी एबनॉर्मल है बट यूएसटी और जीएसटी इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है बट जीएसटी एबनॉर्मल है, इस कंडीशन में आपके या तो ऑयल का इंसुलेशन कम है, या फिर बुशिंग के इंसुलेशन में कोई इशू है, या फिर कोई सरफेस कंटेमिनेशन, मतलब वाटर स्लज डस्ट डिपोजिशन ऐसा कुछ हो रखा है। तो इन चीज़ों से भी मतलब इस तरीके से अपन देख सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इन चीज़ों से हम इस तरीके से भी हम ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारे पास ये शिवानंदा मेक की 10 डेल्टा किट है। अभी सबसे पहले इसके कनेक्शन देख लेते हैं। ये इसके 2 यूनिट आती है, दोनों यूनिट को हमने यहाँ से पावर सप्लाई दे दी, और इस पोर्ट से यूएसबी के थ्रू अपन ने लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर दिया। ये जो डीसी की प्रोब है इससे दोनों यूनिट को आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये एसी की प्रोब है, इन दोनों से एसी के थ्रू इन दोनों को यूनिट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये इसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है, जो कि रियल टाइम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को सेंस करेगा। उसके बाद में ये दोनों अर्थिंग है, दोनों अर्थिंग हमने अलग अलग अर्थ पिट से कनेक्ट कर लिए। ये इसकी एचवी प्रोब है और ये इसकी एलवी प्रोब है। इस एचवी प्रोब को हमने एचवी पे लगा दिया है और एचवी वाइंडिंग पे आपस में दोनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया है। और ये एलवी की प्रोब है, इसको LV1 को यहाँ पे LV1 और LV2 प्रोब, 2 कनेक्शन है। अपने LV1 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो LV को हमने यहाँ से और ऊपर दोनों LV बुशिंग की वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट करके उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये सेकेंडरी को अपन ने आपस में शॉर्ट कर दिया है, और ये 10 डेल्टा पॉइंट का नेगेटिव कनेक्शन यहाँ पे कर दिया ब्लैक वाली प्रोब को, और फिर हमने एचवी साइड को आपस में शॉर्ट कर दिया है, और जो 10 डेल्टा की जो रेड वाली प्रोब है पॉजिटिव प्रोब, वो अपन ने ऊपर एचवी बुशिंग पे लगा दी है। इस तरीके से ये 10 डेल्टा कनेक्शन करने हैं। ये हमने इसको पावर सप्लाई दे दी है, और अब यहाँ पे इसमें सारा जो ट्रांसफार्मर का बेसिक डाटा है वो फीड करने के बाद आपको जो जो टेस्ट करने हैं वो इसके अंदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट प्रोसेसिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज इंजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, ये वोल्टेज की वैल्यू और ये करंट की वैल्यू ये शो कर रहा है, और यही सेम यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये सबसे पहले अभी यूएसटी LV1 मोड में ये पहले यूएसटी का डाटा ले रहा है, फिर यूएसटी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद जीएसटी जी का डाटा लेगा, और वो सारा हमारे पास एक्सेल शीट में आएगा जो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें यूएसटी विद रिस्पेक्ट टू LV1 वैल्यूज आई है, उसके बाद में जीएसटी की आई है और जीएसटी जी की वैल्यूज आई है। इसमें क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे जो 10 डेल्टा करेक्टेड वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
वो सारी अपनी परमिसिबल लिमिट 0.7% से कम है। और जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो भी पिकोफैराड में यहाँ पे दे रखी है। तो इससे अपन जो बुशिंग है और बुशिंग के साथ में वाइंडिंग को इंक्लूड करके अपना जो 10 डेल्टा वैल्यू ली है वो हमारी जस्टिफाई है और सही है, सेटिस्फाइड वैल्यू आई है। बुशिंग का 10 डेल्टा करने के लिए ये हमने कनेक्शन कर रखे हैं। जो रेड प्रोब है बुशिंग के टॉप पे लगा रखी है और जो ब्लैक प्रोब है जो नेगेटिव वाली है वो बुशिंग के 10 डेल्टा पॉइंट पे लगा रखी है। इस तरीके से ये बुशिंग का 10 डेल्टा कनेक्शन 10 डेल्टा टेस्ट करने के लिए कनेक्शन करे जाते हैं। अब हम पर्टिकुलर बुशिंग का 10 डेल्टा टेस्ट करेंगे। 10 डेल्टा टेस्ट करने के लिए अपन ने इसकी जो रेड प्रोब है वो बुशिंग के टॉप पे कनेक्ट कर ली है और जो ब्लैक वाली प्रोब है एलवी की वो हमने बुशिंग के 10 डेल्टा पॉइंट पर कनेक्ट कर दी है। अब इसका सिर्फ हम जो बुशिंग का रहता है वो हम सिर्फ यूएसटी मोड में लेते हैं। यूएसटी मोड में लेने के लिए हमने इसमें सेटिंग सेव कर ली है। ये किट हमने स्टार्ट कर दी है और हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे स्टार्ट प्रोसेसिंग करके। ये यहाँ से हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो ये इसका करंट शो कर रहा है और ये सेम से अपने को डिस्प्ले में दिख रही है। अभी 2 kV का हो गया है, अभी ये 5 kV पे चल रहा है। ये हमारा बुशिंग का 10 डेल्टा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी यूएसटी की इसकी वैल्यू आई है। जैसे कैपेसिटेंस आया है 303.53 पिकोफैराड और इसका जो करेक्टेड वैल्यू आई है 10 डेल्टा की वो आई है लगभग 0.11%, जो कि 0.7% से काफ़ी कम है और अपनी बुशिंग हेल्दी है। ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है और ये करेक्टेड वैल्यू 10 डेल्टा की। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में आ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है वोल्टेज रेशियो टेस्ट। वोल्टेज रेशियो टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि अपन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में एसी वोल्टेज इंड्यूस करते हैं और सेकेंडरी में जो वोल्टेज आ रहा है मेजर कर रहे हैं अपन वो मल्टीमीटर की सहायता से मेजर करते हैं। जैसे अपनी 1.1 1.2 ये दोनों प्राइमरी वाइंडिंग है, इन दोनों के अक्रॉस अपन ने वोल्टेज सोर्स लगा दिया 230 वोल्ट एसी। उसके बाद में जो 2.1 2.2 इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो अपन मल्टीमीटर की सहायता से मेजर कर लेंगे। ठीक है, सपोज हमारा इनपुट वोल्टेज है 226.4 और आउटपुट वोल्टेज आया हमारा 43.4 वोल्ट। तो हमारा वोल्टेज रेशियो हो गया लगभग 5.141 और ये हमारा अभी जो हमने मेजर कर रहा है वो वोल्टेज रेशियो आया है। ये हमारा टेप 2 पे आया था, अभी ट्रांसफार्मर टेप 2 पे है। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि इसमें क्या करा अपन ने जो नेम प्लेट वोल्टेज है वो नेम प्लेट वोल्टेज कितना है टेप 2 पे 138.6 kV है टेप 2 पे और आउटपुट वोल्टेज में 27 kV है। तो इसका वोल्टेज रेशियो आएगा 5.133। अब हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज रेशियो होना चाहिए 5.133 और हमारा आया कितना 5.141। तो इसका रेशियो में वेरिएशन कितना परसेंटेज एरर कितनी है, परसेंटेज दोनों का डिफरेंस बटा स्टैंडर्ड इनटू 100%। तो हमारी परसेंटेज रेशियो एरर कितनी है 0.150%, जो कि लेस देन 0.5% है। तो हमारा जो रेशियो टेस्ट आया वो बिल्कुल सही आया और हमारे जो वाइंडिंग में है उसमें कोई भी इशू नहीं है। मतलब कि अपने को बेसिकली करना क्या है कि इनपुट में वोल्टेज अप्लाई करना है, सेकेंडरी से वोल्टेज जो आ रहा है वो मेजर करना है, फिर दोनों के रेशियो निकालना है। रेशियो क्या है अपने पास 5.141। फिर हमने स्टैंडर्ड रेशियो का देखा, नेम प्लेट पे क्या दे रखा है टेप 2 पे, इसका टेप 2 पे वोल्ट रेशियो दे रखा है 5.133। अब इन दोनों के हमने निकाली एरर आई हमारी 0.15%। अब ये एरर जो है ये हमारी 0.5% से कम होनी चाहिए, जो कि 0.5% से कम है। इसी तरह हमें हर एक टेप पे इसका वोल्टेज रेशियो निकालना है और एरर कैलकुलेट करनी है जो कि 0.5% से कम होनी चाहिए। तो प्राइमरी में अपने 230 वोल्ट अप्लाई कर रखे हैं और हर एक टेप पे अपने को मल्टीमीटर लगा के दोनों जो सेकेंडरी टर्मिनल ओपन सर्किट है इनके अक्रॉस वोल्टेज लेना है हर एक टेप पे। इससे हमारा वोल्टेज रेशियो टेस्ट आ जाएगा। ये हमारा अभी टीआर टेप 2 पे सेट है। टेप 2 पे ओपन सर्किट वोल्टेज आ रहा है 46.5 वोल्ट। इसी तरह हम टेप बढ़ाते जाएंगे और हर एक टेप पे आउटपुट वोल्टेज लेना है। अब हम टेस्ट करेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट। मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट में क्या करते हैं हम सेकेंडरी को ओपन सर्किट रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपके कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन मतलब कि जो कोर फ्लक्स को स्टेब्लिश करने के लिए जो करंट यूज में आती है
वो करंट को हमें मेजर करना है। अब ये क्या काम आती है, इस करंट से आपके जो कांस्टेंट लॉसेज है, जो कोर लॉसेज है, उसको कैलकुलेट अपन कर सकते हैं। इसको करते कैसे हैं, हमने क्या करा, हमारी जो 1.1 1.2 जो एचई वाइंडिंग है उसमें क्या वोल्टेज अप्लाई करा, और एचई वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करेंगे अपन उस कंडीशन में जब हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन सर्किट है। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये लगभग सभी टेप पे लगभग सेम ही करंट फ्लो होता है, और हमें इसका रिपोर्ट मेंटेन करना है कि इतना वोल्टेज अप्लाई करा और इतना करंट अपने को मिला, और इस वोल्टेज और करंट से हम जो भी कोर लॉसेज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट करेंगे। इसमें अपन ने क्या करा है कि प्राइमरी साइड में 230 वोल्ट एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रखी है वेरिएक के थ्रू, उसके बाद में सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट कर रखा है। तो अभी ट्रांसफार्मर जो भी करंट फ्लो हो रही है वो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रही है। हम अपने को क्लैम्प मीटर की सहायता से इसका करंट मेजर करना है। यह करंट 1.1 1.2 मिली पर रहेगा। अब हमारे ईयरली मेंटेनेंस में अगला टॉपिक आता है शॉर्ट सर्किट या फिर इम्पीडेंस टेस्ट। शॉर्ट सर्किट या इम्पीडेंस टेस्ट अपन करते ही हुए, शॉर्ट सर्किट या इम्पीडेंस टेस्ट में अपन ट्रांसफार्मर का अलग अलग टाइप पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं। इस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से हम ट्रांसफार्मर के जो वेरिएबल लॉसेस है, जो कॉपर लॉसेस है, उनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये टेस्ट करते कैसे हैं, इस टेस्ट के लिए सबसे पहले अपना ये टीआर है, इसमें ये जो 1.1 1.2 जो एसी बुशिंग है इसके अक्रॉस अपना वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई करना है, और जो सेकेंडरी बुशिंग है इसको आपस में शॉर्ट करना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर जो करंट फ्लो होगी वो करंट और ये वोल्टेज अपने को मेजर करना है, और इसमें जो सेकेंडरी में जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट अपने को मेजर करनी है। सपोज अपन ने टेप 3 के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट वोल्टेज दिया था 226.1 वोल्ट, और हमारी जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में जो करंट फ्लो हुई शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वो करंट फ्लो हुई थी 2.35 एम्पियर। ठीक है, इससे अपन वी जेड क्या होता है अपना इम्पीडेंस वी अपॉन आई, तो वोल्टेज अपॉन करंट करके अपन ने जेड मेजर करा, और जेड मेजर जो जेड की वैल्यू आई अपनी 96.21 ओम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पर यूनिट इम्पीडेंस निकालना है। पर यूनिट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें चाहिए हमारे पास जो रेटेड इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, रेटेड इम्पीडेंस होता है V²/S। V अपना क्या है 132 kV का ट्रांसफार्मर है, और पावर रेटिंग कितनी है अपनी 21.6 एम्पीयर। तो इससे हमारा रेटेड इम्पीडेंस आया 806.66 ओम। अब इस रेटेड इम्पीडेंस से अपन को पर यूनिट इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है। पर यूनिट इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन लिखे पर यूनिट इम्पीडेंस कितना होता है Zn/Zrated, और अगर परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। Z पर यूनिट परसेंटेज कितना हुआ Zm/Zrated into 100। हमारा मेजर वैल्यू कितनी आई थी 96.21 ओम, और रेटेड वैल्यू कितनी आई थी 806.66 ओम। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा Z पर यूनिट आया 11.96%। और हमारी जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट वैल्यू है, नेम प्लेट दे रखी है, उसके ऊपर Z पर यूनिट लिखा रखा है हमारा टेप 3 पे 11.76%। मतलब कि ये लगभग हमारे ट्रांसफार्मर की जो नेम प्लेट रेटिंग है उसके लगभग बराबर आ रही है। इसका मतलब कि हमारा ये टेस्ट सही है, और जब कभी भी पर यूनिट वैल्यू में एब्रप्ट चेंज आता है मतलब कि ट्रांसफार्मर कोई ना कोई इशू आ रहा है, उसको अपने को रिजोल्व करना है। अब हमारा ईयरली में आता है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ये एक इसके अंदर अपन क्या डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उसमें करंट फ्लो होती है, और उससे V/I जो रेजिस्टेंस का रेशियो रहता है उससे अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, इससे क्या पता चलता है। अब वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट से कोई आपका इंटरटर्न फॉल्ट हो गया, कहीं पे वाइंडिंग लूज हो गई, या फिर कोई स्पार्किंग हो रही है, या किसी भी तरह का वाइंडिंग से रिलेटेड कोई इशू है, तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में जो वैल्यूज आएगी उनको अपन कंपेयर करके अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ वाइंडिंग में ये इशू आ रही है हमारे ऊपर। अब इसमें क्या करते हैं, हम डीसी फ्लक्स इंड्यूस करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करा। जैसे हमारे सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग का वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हम प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाएंगे और इसमें से होने वाली करंट को मेजर करेंगे, और इसका रेशियो निकाल के हम प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी रेजिस्टेंस है वो मेजर करेंगे। इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग में हर एक टेप पे हमें को वोल्टेज लेना है, टेप 1, टेप 2, टेप 3, टेप 4, टेप 5, टेप 6 पे जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसमें जो करंट फ्लो होगी, इस वोल्टेज और करंट के रेशियो से हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे टेप इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे वाइंडिंग का पार्ट इसमें इंक्लूड होता जा रहा है। टेप 1 का इतना वाइंडिंग का पार्ट था, टेप 2 का वाइंडिंग का पार्ट इतना सर्किट में इंक्लूड हो गया।
तो जैसे टेप बढ़ता जा रहा है वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये अपना क्या है कि डीसी करंट फ्लो कराते हैं, मतलब डीसी अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं अपन, तो ये डीसी सर्किट में इसमें डीसी फ्लक्स फ्लो होता है। इसके कारण क्या है अपन इसको सबसे लास्ट में करते हैं, ताकि जो डीसी फ्लक्स जो डेवलप हुआ है इसके अंदर वो बाकी सारे मेजरमेंट अपने एसी के हैं तो उनके मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डाले, इसलिए ये टेस्ट अपने को सबसे लास्ट में करना है। और ये सारे जो इसमें लगभग प्राइमरी मोड जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो लगभग 1 ओम के आसपास आता है, और जो सेकेंडरी का है वो 40 मिली ओम से स्टार्ट होकर लगभग 60 मिली ओम तक आता है। तो ये सारे मेजरमेंट अपने को रिकॉर्ड करने हैं और उनका डाटा मेंटेन करना है, और प्रीवियस जो डाटा है या फिर जो स्टार्टिंग में जो प्री कमीशनिंग जो डाटा है उससे कंपेयर करना है और देखना है कि वैल्यूज में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। और हाँ, इसमें जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज को हम हमारी जो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से वैल्यू आएगी। इनको 75 डिग्री के हिसाब से एडजस्ट करके जो इसका रेफरेंस जो इंडियन स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले से के साथ में इनकी जो वैल्यूज हैं वो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके अपने को वैल्यूज निकालनी है, और 75 डिग्री पे जो वैल्यूज आ रही है रेजिस्टेंस की वो वैल्यू अपने को रिकॉर्ड में मेंटेन करनी है। हमारे पास मोटवानी मेक का वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीटर है। इसमें कनेक्शन आपको दिखाता है, जैसे कि इसमें 3 चैनल है और एक करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोब है। चैनल 1 को हमने एलवी साइड पे कनेक्ट कर दिया है, दोनों प्रोब को इस डायग्राम में दिखाए अनुसार, ठीक है। चैनल 2 को हमने एचवी साइड में कनेक्ट कर दिया है, डायग्राम में दिखाए अनुसार। उसके बाद में जो करंट की पॉजिटिव टर्म है वो उसको अपन ने 2.1 पे कनेक्ट कर दिया, और जो नेगेटिव प्रोब है उसको अपन ने 1.2 पे कनेक्ट कर दिया, और 2.1 और 1.1 को आपस में शॉर्ट कर दिया। इस तरह इसके कनेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों टेम्परेचर सेंसर है जो अपन ने उधर कनेक्ट कर दी, इधर से अर्थिंग प्रोवाइड कर दी अपन ने, उसको ऑन करके सप्लाई दे दी। उसके बाद में जैसे ही हम इसका टेस्ट करेंगे तो अभी जिस टेप पोजीशन पे उस टेप पोजीशन पे अपने को इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस शो कर देगा। उसके बाद में टेप चेंज कर करके अपन इसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड का वो अलग से निकालते रहेंगे। ये हमने 10 एम्पियर पे सेट कर रखा है। चैनल 1 का रेंज ऑटो कर रखा है, चैनल 2 का रेंज ऑटो कर रखा है, रेजिस्टेंस का रेंज। उसके बाद में अपन टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये टेस्ट स्टार्ट हुआ। अभी जैसे हमने अभी इसका टेस्ट करा था तो ये प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज, प्राइमरी साइड जो चैनल 2 पे अपन ने प्राइमरी साइड कनेक्ट कर रखा था उसका रेजिस्टेंस आया 1.1 ओम, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टेप 2 पे जो रेजिस्टेंस आया वो आया 38.98 मिली ओम। ऑयल परीक्षण। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल न केवल हीट ट्रांसफर के माध्यम के रूप में कार्य करता है, बल्कि यह ट्रांसफार्मर इंसुलेशन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समय समय पर ऑयल का परीक्षण किया जाए, जिससे इंसुलेटिंग ऑयल के सही होने का निर्धारण हो सके, जो कि ट्रांसफार्मर के सही होने को इंगित करता है। ऑयल के नमूना लेने की प्रक्रिया। हमेशा बॉटम ड्रेन वाल्व या कॉक से ऑयल का सैंपल लें। सैंपलिंग ट्यूब को बॉटम ड्रेन वाल्व पर फिक्स करें। ड्रेन वाल्व और सैंपलिंग ट्यूब में पहले से जमा दूषित कणों को हटाने के लिए एक बर्तन में कम से कम 1 लीटर ऑयल निकालें। सैंपल बोतल को उसी ऑयल से धोकर साफ करें जो ऑयल सैंपल के लिए लिया जा रहा हो। अब बोतल में सैंपल लें और यह सुनिश्चित करें कि सैंपल बोतल बिना हवा के बुलबुलों के ऑयल से पूरी तरह से भरी हुई है। सैंपल लेने के बाद यह सुनिश्चित करें कि वाल्व सही ढंग से बंद किया गया हो। सुनिश्चित करें कि सैंपलिंग एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा ही किया जाए। ब्रेकडाउन वोल्टेज परीक्षण। इस परीक्षण से इंसुलेटिंग ऑयल की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण ऑयल के दूषित होने या ऑयल में मौजूद नमी की स्थिति को दर्शाता है। परीक्षण की प्रक्रिया। यह परीक्षण 2 इलेक्ट्रोडों के बीच ऑयल के सैंपल को रखकर किया जाता है, और जब तक कि इलेक्ट्रोडों के मध्य पर्याप्त पोटेंशियल न हो और ऑयल के माध्यम से विद्युत का संचालन न हो जाए तब तक एसी वोल्टेज को धीरे धीरे अधिकतम 2 kV प्रति सेकंड की दर से बढ़ाएं। इस परीक्षण में कुल 6 रीडिंग ली जाती हैं और BDV इन सभी 6 रीडिंगों का औसत होता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866 2017 के अनुसार तालिका में दी गई हैं। वाटर कंटेंट परीक्षण। ऑयल में नमी की गणना ऑयल के भार में नमी के भार को मापकर की जाती है।
ऑयल में नमी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए क्योंकि अधिक नमी होने से इंसुलेटिंग डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और फ्लैशओवर भी हो सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया कार्ल फिशर टाइट्रेशन प्रयोगशाला में किया जाता है और इस परीक्षण के लिए इन चरणों का पालन किया जाता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866/2017 के अनुसार तालिका में दी गई हैं। एसिडिटी परीक्षण जैसा कि नाम से पता चलता है, इस परीक्षण का उपयोग ऑयल में एसिड की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है। नए ट्रांसफॉर्मर ऑयल में आमतौर पर कोई एसिड कंटेंट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीकरण और दूषित कणों के कारण एसिड बनता है। यह परीक्षण 1 ग्राम ऑयल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा को मापकर किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया यह परीक्षण साइट पर पोर्टेबल एसिडिटी परीक्षण किट के माध्यम से दी गई प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। इस परीक्षण की लिमिट IS 1866/2017 के अनुसार तालिका में दी गई है। डिसॉल्व गैस एनालिसिस इस परीक्षण में ऐसे ऑयल का सैंपल जिसमें सभी फॉल्ट गैसें मिली हों को विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है, जो इंसुलेटिंग ऑयल में मौजूद विभिन्न गैस के ppm स्तरों की पहचान करता है। ऑयल में मिली हुई विभिन्न गैसें ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के थर्मल और विद्युत तनाव को दर्शाती हैं। परीक्षण की प्रक्रिया प्रयोगशाला में इस परीक्षण को करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सैंपल इंजेक्शन और वाष्पीकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कॉलम में सेपरेशन के लिए की जाने वाली प्रक्रिया परिणामों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया गैस के स्तर की सीमा सभी कंसंट्रेशन ppm में हैं। विभिन्न दोषों की स्थितियों के लिए गैसों का स्तर सभी कंसंट्रेशन ppm में हैं। यह परीक्षण प्रत्येक इलेक्ट्रोड के अर्थ रेजिस्टेंस के मापन और सभी इलेक्ट्रोडों के अर्थिंग ग्रिड से जुड़े की स्थिति में संपूर्ण अर्थिंग सिस्टम के रेसिस्टेंस के मापन के लिए किया जाता है। यह एक डीसी करंट इंजेक्शन टेस्ट है और इसके लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण की प्रक्रिया इस परीक्षण के लिए करंट टर्मिनल C1 और पोटेंशियल टर्मिनल P1 को शॉर्ट करें और टेस्ट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें। अब दूसरे करंट टर्मिनल C2 को उपयुक्त दूरी पर लगे अर्थ स्पाइक्स से और पोटेंशियल टर्मिनल P2 को टेस्ट इलेक्ट्रोड व सबसे दूर के अर्थ स्पाइक्स के बीच लगे अन्य अर्थ स्पाइक्स से कनेक्ट करें। उसके बाद सभी कनेक्शनों की जांच करें और परीक्षण शुरू करें। इस परीक्षण में करंट स्पाइक व टेस्ट इलेक्ट्रोड के बीच एक करंट इंजेक्ट किया जाता है और इंड्यूस वोल्टेज को टेस्ट इलेक्ट्रोड व पोटेंशियल स्पाइक के बीच मापा जाता है। अंत में अर्थ प्रतिरोध की गणना मेजर्ड वोल्टेज एवं इंजेक्टेड करंट की सहायता से की जाती है। आइए हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग करेंगे। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग करने के लिए हमारा आउटपुट है, इसके हमने कनेक्शन खोल रखे हैं। इसमें 2 वैल्यू रहता है अपना, एक इंडिविजुअल है कंबाइन। इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो 10 ओम से कम होनी चाहिए और कंबाइन वैल्यू अगर आप PSS में है तो 0.5 ओम से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक में कार्ड टेस्टर है। हमने इसमें 3 कनेक्शन कर रखे हैं। एक है ग्रीन कलर की लीड है जो हमने की अर्थ इलेक्ट्रोड के अंदर कनेक्ट कर रखी है, और ये जो रेड कलर की लीड है ये हमने जो फर्देस्ट जो इलेक्ट्रोड लगा रखा है अर्थ इलेक्ट्रोड उसके अंदर लगा रखी है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड में। ये येलो कलर की लीड जो नियर बाय अर्थ इलेक्ट्रोड है उसके अंदर लगा रखी है। उसके बाद में हम इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। ये हमने वोल्टेज इंजेक्ट करा इसमें, तो ये जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू थी वो इंडिविजुअली कैलकुलेट करके बताएगा। ये 8.5 से 9.5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, तो लगभग अपन इसकी वैल्यू 9 मान सकते हैं। इस तरह ये टेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद में
सारे कनेक्शन करके एक बार कंबाइन वैल्यू आपको लेनी है। अगर इसकी वैल्यू 10 ओम से कम नहीं आ रही इंडिविजुअल वैल्यू, तो आपको फिर इसका केमिकल ट्रीटमेंट या और कोई ट्रीटमेंट है तो वो करना पड़ेगा। अभी हमने इसके कनेक्शन वापस रिस्टोर कर दिए, अब इसकी कंबाइन वैल्यू ले रहे हैं जो कि 0.25 आ रही है। इस तरह हमें अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टिंग करनी है।